Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, this is Kirti Grover here. I welcome you all in my channel, The Knowledge House. So, dear students, today we are going to study Class 9th Economics. Let's start with Chapter 1, The Story of Village Palampur. The topics we are going to cover in this chapter are farming activities in Palampur, production, requirements for production activity like land, labor, physical capital and human capital. How land was fixed in Palampur, multiple cropping, will the land sustain, distribution of land between the farmers in Palampur, where do we get labor for farming, where do we get capital for farming, sale of the surplus farm products, and the last one is non-farming activities in Palampur. After completing all these topics, I am going to take a short test of all the topics covered. So, our first topic is Palampur. Students, you must know that Palampur is a hypothetical village. Hypothetical means an imaginary village, जो एक real village नहीं है. Just like for an example, we are taking a village. It is well connected with neighboring villages and towns. ये अपने पड़ोसी villages, गाँव और शहरों से, cities से अच्छे से connect है. Connect किससे होगा? By the roads. Okay. रायगंज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. रायगंज इज ऑल्सो अ विलेज जो पालमपुर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट. पालमपुर विलेज में अराउंड 450 फैमिलीज़ हैं जो अलग अलग कास्ट की हैं, कुछ रिच कुछ पुअर. 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ऑन द मेजॉरिटी लैंड. जो 80 फैमिलीज़ हैं 450 में से वो अपर कास्ट हैं और मेजॉरिटी ऑफ लैंड, ज़्यादा लैंड उनके पास है. देयर हाउसेज आर लार्ज एंड मेड विद ब्रिक्स एंड सीमेंट. उनके जो घर हैं बहुत बड़े बड़े हैं और ब्रिक्स और सीमेंट के बने हैं. सम अदर लिव्स इन कॉर्नर ऑफ द विलेज इन कच्चा हाउसेज. और कुछ अदर्स फैमिलीज़ हैं जो एक कच्चे घर में रहती हैं एक विलेज के जस्ट कॉर्नर में. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स. पर वहाँ पर बहुत एक पालमपुर जो एक विलेज है ना, बहुत डेवलप्ड विलेज है जहाँ इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट ऐसी सब फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल है. It has 2 primary and 1 high school also. One primary government health center and 1 private dispensary also. Fairly developed system of roads, irrigation, transport, schools and healthcare. So, aim of this chapter is production activities of various goods and services. Goods means something like कोई भी thing. Pen, pencil, chair, table, bread, clothes, everything we use. And services means कोई helplines जैसे कि medicals, communication, school, banking, hospitals. Okay. So requirement for the production. अगर हमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. सो फर्स्ट वन इज़ लैंड. The first and the foremost requirement for producing anything is land. For example, अगर आपको कुछ भी बनाना है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, तो हमें क्या चाहिए होगा? लैंड. एक बेस सेटअप, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें एक बेस चाहिए और वो बेस क्या है? लैंड. तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड. नेक्स्ट इज़ लेबर. अगर इस लैंड पे कोई बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, तो वो अपने आप से तो नहीं बनेगी. तो व्हाट वी नीड? लेबर. तो पीपल फॉर ऑपरेशंस ऑफ द फैक्ट्री. फैक्ट्री के हर काम के लिए क्या चाहिए? लेबर. जैसे मैनेज करना गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को, मनी को, अकाउंट्स को एंड सो ऑन. थर्ड वन इज़ फिजिकल कैपिटल. फिजिकल मीन्स विच कैन बी सीन, टच और यूज्ड. एंड कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट. सो फिजिकल कैपिटल मीन्स समथिंग विच कैन बी सीन, टच, यूज्ड. कुछ ऐसा इन्वेस्ट करना जो हमें हम देख भी सके और टच भी कर सके और उसे यूज़ भी कर सके. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटीरियल्स, टूल्स, मशीनरी. ओके. सो फिजिकल कैपिटल मीन्स वेराइटी ऑफ इनपुट्स, डिफरेंट इनपुट्स वी आर यूजिंग एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. हम कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए जो
जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जितने भी इनपुट्स अपनी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री में लगा रहे हैं, वो सब क्या है? फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल इज ऑफ टू काइंड, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल. तो फिजिकल कैपिटल मीन्स कोई भी इनपुट जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल टू टाइप्स की थी, फिक्स्ड और वर्किंग. फिक्स्ड नेम से ही सजेस्ट कर रहा है. फिक्स मतलब जो बहुत लंबे टाइम तक, फॉर मैनी ईयर्स, वो फिक्स रहता है. फॉर एग्जाम्पल मशीन, टूल, फैक्ट्री या बिल्डिंग. ऐसा तो नहीं है आज आपको जितना ऑर्डर मिला आज का आपने काम पूरा करा एक फैक्ट्री में, अब कल के नए ऑर्डर के लिए आप नई फैक्ट्री बनाओगे, अगले नए ऑर्डर के लिए आप नई फैक्ट्री, नए मशीन्स या नए टूल्स लाओगे. आप तब तक वही चीज़ें यूज़ करते चलोगे जब तक कि वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, है ना. और वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग मतलब काम चल रहा है, रेगुलर मतलब चल रहा है, कंटिन्यूस में. फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑर्डर पे, हमारी प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है. मशीन, टूल्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग हम लोग बहुत लॉन्ग ईयर्स तक नहीं चेंज करते हैं, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चा सामान और कैश, ये हम डेली अपनी प्रोडक्शन के बेसिस पे चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरी एक गारमेंट की फैक्ट्री है. टुडे आई गॉट अ ऑर्डर ऑफ 20 शर्ट्स. आज मुझे 20 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला, तो मैं उसी अकॉर्डिंग, मेरी फैक्ट्री तो वहीं रहेगी, मशीन्स भी उतनी, टूल्स भी उतने, लेकिन जो मेरा मटेरियल है, कपड़ा, बटन्स, थ्रेड और कैश, जितना उस हिसाब से कैश भी खर्च होगा उतना सामान लाने में 20 शर्ट्स के हिसाब से. और नेक्स्ट डे मुझे ऑर्डर मिलता है 50 शर्ट्स का, तो क्या अब मैं उतना ही कपड़ा लेके आऊँगी? नहीं, अब मैं रॉ मटेरियल लाने में ज़्यादा कैश लगाऊंगी और थोड़ा ज़्यादा रॉ मटेरियल लगाऊंगी. So fixed capital remains fixed for many years and working capital keeps on changing according to our production. Next is human capital and the most important capital. Just like कि land सबसे ज़रूरी था तो human capital भी सबसे उतनी ही ज़रूरी है. For example human capital क्या होता है? knowledge या skill. अगर एक इंसान insane है, इंसेन मतलब वो पागल है, तो क्या वो उसे इतना नॉलेज होगा लैंड खरीदनी है, यहाँ पे क्या सेटअप करना है, या प्रोडक्शन कैसे होंगी, कितनी लेबर, कितना मटेरियल? कुछ नहीं. तो हमारी नॉलेज और हमारा स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन कैपिटल के बेसिस पर ही हम अपनी फिजिकल कैपिटल, लैंड और लेबर, इन सब को यूज़ कर पाएंगे. सो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पालमपुर फार्मिंग. हमने ये पढ़ा प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है, पर हमने ये नहीं पढ़ा कि पालमपुर की सिचुएशन कैसी थी. सो पालमपुर फार्मिंग, पालमपुर में सिचुएशन कैसी थी? लैंड इज़ फिक्स, जो लैंड है वो फिक्स्ड है वहाँ पर. अबाउट 75% ऑफ पॉपुलेशन, पालमपुर की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 75% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था, यानी कि उनका जो लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर से था. कुछ उसमें से फार्मर्स थे तो कुछ फार्म लेबरर्स थे, यानी कि कुछ का अपना लैंड था जो एग्रीकल्चर करते थे और बाकी कुछ क्या थे, लेबर की तरह वर्क करते थे किसी और के लैंड पे. लैंड वॉज फिक्स्ड, यानी कि वहाँ पे लैंड फिक्स था, लिमिटेड एरिया था, लिमिटेड लैंड था, जिसके पास जितना है उतना ही रहा, इंक्रीज़ करने का कोई स्कोप नहीं था. जो बैरन लैंड्स थी कुछ, उन्हें भी किसी तरह एग्रीकल्चर में ले आए गए थे काफ़ी पहले, तो अब कोई स्कोप नहीं था, नो स्कोप फॉर मोर लैंड. अब वी गॉट टू नो दैट कि लैंड वॉज लिमिटेड देयर, बट डे टू डे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेवलपमेंट तो चाहिए था. सो फॉर डेवलपमेंट इट वॉज रिक्वायर्ड टू फाइंड एनी अदर वे. तो अब उन्हें कोई और सोल्यूशन तो देखना था. लैंड तो वो इंक्रीज़ कर नहीं पा रहे थे, तो उतनी ही लिमिटेड लैंड में वो कैसे अपनी इनकम को बढ़ाते? मल्टीपल क्रॉपिंग. तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग. इट मीन्स ग्रोइंग मोर दैन वन क्रॉप ऑन सेम लैंड एट सेम टाइम ड्यूरिंग एन ईयर, यानी कि एक साल में, एक मौसम में उसी लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना. बट रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग, इसीलिए इसका नाम था मल्टीपल क्रॉपिंग, अलग अलग क्रॉपिंग करना. तो मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स थी. वो क्या थी? गुड इरिगेशन सिस्टम, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे सीड्स, हमारा पानी देने का मेथड्स, इरिगेशन मेथड्स, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल्स चलाने के लिए, और टेक्नोलॉजीज़, मशीन्स, ये सब क्या होनी चाहिए? मॉडर्न होनी चाहिए. थर्ड वन इज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लस टेक्निक्स. अगर उन्हें डेवलपमेंट इंक्रीज़ करनी थी तो टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स दोनों ही मॉडर्न होनी चाहिए. देखो इनपुट्स शुड बी, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टेक्निक से मेरे क्या मतलब है? जो इनपुट्स हैं, सीड्स,
इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, काउडंग जो वो पहले क्या डाला जाता था, काउडंग एंड मेन्योर, ऑर्गेनिक मेन्योर। तो हमारे सीड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इरिगेशन, तो क्वालिटी, सब चीज़ें इनपुट्स की बेटर क्वालिटी होनी चाहिए। लाइक HYV सीड्स सबसे इंपॉर्टेंट है बीज, तो HYV सीड्स हाई ईल्डिंग वेराइटी सीड्स, ज़्यादा ईल्ड मीन्स होता है प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले बीज। अर्लियर ट्रेडिशनल सीड्स वर यूज, पहले क्या था, ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करे जाते थे, लेकिन अब जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया यानी कि लेट 1960 के बाद, तो HYV सीड्स स्टार्ट करे गए और केमिकल फर्टिलाइजर्स इन प्लेस ऑफ अर्लियर मेन्योर एंड काउडंग। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश first to use modern farming methods. These were the first 3 states to use the modern farming techniques, and they were benefited also by green revolution. So modern farming means improvement in all the activities of farming, यानी कि farming की starting से लेकर end तक सभी activities में improvement करना। starting से end का क्या मतलब है, plowing of land to till storage. plowing means लूजन करना, सॉइल को टिल करना और उसे लूजन करना। उसके बाद सोइंग, इरिगेशन, मेन्योर्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज, इन सभी चीज़ों में मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करना। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ विल लैंड सस्टेन बाय यूजिंग केमिकल्स। स्टूडेंट देखो, मैंने आपको अभी बताया कि केमिकल्स यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स इन प्लेस ऑफ अर्लियर काउडंग एंड मेन्योर। तो विल, क्वेश्चन अराइज हियर इज विल लैंड सस्टेन बाय यूजिंग केमिकल्स, तो क्या अब लैंड सस्टेन करेगी इन केमिकल्स को यूज़ करके? येस, इट इज़ श्योर दैट मॉडर्न टेक्निक्स हैज़ ओवर यूज द लैंड। इन मॉडर्न टेक्निक्स ने लैंड को तो ख़राब किया है, ओवर यूज़ करा है। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इसकी फर्टिलिटी तो डे बाय डे लॉस होगी। तो फर्टिलिटी गेट लॉस ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइज़र, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। हम इरिगेशन तो कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए पानी तो चाहिए, चाहे मशीन कोई भी हो, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, लेकिन पानी कहाँ से आएगा, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ज़मीन के अंदर के पानी का, वो कम होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी सॉइल पे इफेक्ट हो रहा है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर अमंग फार्मर्स। हमने ये तो पढ़ा कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि लैंड लिमिटेड है, HYV सीड्स यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, अलॉन्ग विद दैट अपने लैंड रिसोर्स को सेव करके भी रखेंगे। सो देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट थी फार्मर्स में, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हम हर बार की तरह, हर जगह की तरह वहाँ पर लैंड क्या था, अनईक्वली डिस्ट्रीब्यूट था। देखो, आउट ऑफ टोटल 450 फैमिलीज़, पूरी 450 फैमिलीज़ में से 1/3 यानी कि 150 फैमिलीज़ जो थी वो लैंडलेस थी, जिनके पास कोई लैंड नहीं था। वो दलित्स थे यानी कि लो कास्ट थे और नो लैंड, उनके पास ज़मीन नहीं थी। 240 फैमिलीज़ ऐसी थी जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड ऑन करती थी, जिनके पास ज़मीन तो थी बट वेरी स्मॉल प्लॉट, लेस देन 2 हेक्टेयर्स, एंड डू नॉट गेट एडिक्वेट इनकम, जिनको प्रॉपर इनकम नहीं मिलती थी उस पर क्रॉपिंग करने से भी। और जो रेस्ट फैमिलीज थी यानी कि 60, वो रिच फार्मर्स थे, जो लैंड ऑनर्स थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर्स से भी ज़्यादा लैंड थी, इवन मोर देन 10 हेक्टेयर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, अब उनके पास ज़मीन तो नहीं है, वो फार्मिंग तो नहीं कर सकते, तो वो क्या थे, फार्मिंग करते तो थे, लेकिन ये जो रिच फार्मर्स हैं इनकी लैंड पर, क्योंकि ये रिच फार्मर्स खुद कभी फार्मिंग नहीं करते थे, वो एक लैंड ऑनर्स थे, सिर्फ ज़मींदार कह सकते हैं, वो काम करवाते थे। तो ये जो लैंडलेस वाली 150 फैमिलीज़ हैं, ये कुछ फैमिलीज़ यहाँ पर, कुछ वर्कर्स यहाँ काम करते थे। वर्कड एज लेबरर ऑन रिच फार्मर्स लैंड, वेरी लेस इनकम, और उन्हें जो इनकम मिलती थी वो भी बहुत कम मिलती थी। और ज़्यादातर इनकम जो मिलती थी, इनकम को बोला जाता है वेजेस, डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे। जो इनकम होती थी वो उनकी कैश और काइंड दोनों में से एक हो सकती थी, कैश दे सकते हैं या फिर काइंड। काइंड मीन्स यानी कि जो उन्होंने फसल उगाई है वो उन्हें थोड़ा क्रॉप दे दिया, अनाज दे दिया उन्हें घर के लिए, इस तरह से। सेकंड, जो 240 फैमिलीज़ थी इनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड था। अगर फैमिलीज़ में 8 to 9 मेंबर्स हैं तो उस छोटे से प्लॉट पे वो 8 से 9 मेंबर्स कोई ज़्यादा क्रॉप तो नहीं यील्ड कर सकते, तो उसमें से 4-5 मेंबर्स अगर फैमिली पे वर्क, अपने प्लॉट पे वर्क कर रहे हैं, तो रेस्ट अदर्स कुछ क्या करते थे, लैंड ऑनर्स के पास काम कर लेते थे फॉर अ बेटर इनकम।
Some worked as laborers and some on their own small land. लेकिन एक चीज़ थी, ये जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड ऑनर्स थे 240 फैमिलीज, इनके पास स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि ये सीड्स, इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स ये सब खरीद के लाएं. तो इस क्रॉपिंग को करने के लिए भी उन्हें कुछ क्या था, मनी बोरो करनी पड़ती थी. तो वो मनी कहाँ से बोरो करते थे? रिच फार्मर्स से. तो रिच फार्मर्स क्या क्या करते थे? लेबर्स को हायर करते थे और दूसरे फार्मर्स को लोन भी दिया करते थे. So what we concluded from the distribution of land, small farmers had to borrow money from the large farmers. जो छोटे farmers थे उन्हें क्रॉपिंग करने के लिए लार्ज फार्मर से मनी बोरो करना होता था. बट दे यूज टू गिव लोन ऑन अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन जो लार्ज फार्मर्स थे बहुत सेल्फिश थे. वो क्या करते थे? बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें पैसे देते थे. अब क्या होता था, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी क्रॉपिंग ही इतनी नहीं होती थी, प्रोडक्शन इतनी नहीं होती थी कि वो उसे बेच के इतना पैसा कमाएं कि लोन के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी पे करें. तो स्मॉल फार्मर्स गेट्स इन डेट ट्रैप. डेट ट्रैप क्या होता है? ट्रैप ऑफ डेट. ट्रैप मतलब जाल, डेट मतलब कर्जा. तो वो कर्जे के जाल में फंस जाते थे, डेट ट्रैप. लेकिन जो लार्ज फार्मर्स थे, लार्ज फार्मर्स गेट्स वेरी गुड क्रॉप. अब उनकी क्रॉपिंग बहुत अच्छी होती थी. क्यों? क्योंकि वो रिच थे. तो HYV सीड्स, अच्छा इरिगेशन, अच्छे सीड्स, अच्छे मशीन, सब चीज़ें यूज़ करते थे. तो उनकी प्रोडक्शन अच्छी होती थी. साथ साथ उन्हें वो लोन और इंटरेस्ट वाला इनकम भी मिलता था. तो दे वर वेरी रिच. बट जो स्मॉल और लार्ज फार्मर्स थे, ये दोनों क्या करते थे? अगर इनकी जो सरप्लस इनकम होती थी, सरप्लस क्रॉप्स, वो मार्केट में सेल करके मनी अर्न करते थे. अब सरप्लस क्रॉप क्या है? सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो टोटल प्रोडक्शन जितनी भी उनके लैंड पे हुई है, स्मॉल फार्मर के लैंड पे भी और लार्ज फार्मर के लैंड पे, उसमें से वो अपनी फैमिली के लिए रखते थे, कंजम्पशन के लिए. और सारी बची हुई क्रॉप को क्या बोला जाता था? सरप्लस. और वो जाकर मार्केट में सेल करते थे. टोटल प्रोडक्शन में से अपनी सेल्फ कंजम्पशन को हटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? सरप्लस प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन. और स्मॉल फार्मर्स जो थे उनकी प्रोडक्शन ऑलरेडी लेस होती थी, तो सरप्लस भी बहुत लेस. तो एज अ रिजल्ट लेस इनकम. लार्ज फार्मर्स की प्रोडक्शन अच्छी होती थी, तो मोर सरप्लस, मोर इनकम. So students, as we all know, there are two types of activities, farming and non-farming. Farming means all the activities of a land, agriculture, related to agriculture. On the other side, non-farming activities. So now we are going to study the non-farming activities in Palampur. All activities for income purpose other than farming. Farming से अलग, खेती से अलग, इनकम के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ होती थी वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी. फॉर एग्जाम्पल, डेयरी यानी कि दूध की डेयरी. मिल्क वॉज सोल्ड इन नियर बाय टाउन्स एंड विलेजेस. अब वहाँ पे डेयरी थी, ठीक है, और उससे क्या होता था? इनकम कैसे अर्न होती थी? जो मिल्क था वो नियर बाय टाउन्स, और रायगंज एक विलेज बताया था मैंने आपको, तो नियर बाय टाउन्स और विलेजेस में सेल किया जाता था. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे लेवल पे कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती थी. सिंपल मेथड से कोई चीज़ प्रोड्यूस करी जाती थी, यानी कि बास्केट मेकिंग, घर पे बास्केट बना सकते हैं. कन्वर्टिंग जैसे कि गन्ना उग रहा है अगर वहाँ पे, तो गन्ने से गुड़ बनाना, कन्वर्टिंग शुगर के इनटू जागरी. शॉपकीपिंग, दुकान खोलना. जनरल स्टोर्स या डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जो डेली नीड्स के आइटम्स वहाँ पे सेल होते थे. सोप, किचन आइटम्स, डेली फूड आइटम्स. ट्रांसपोर्ट, टोंगास, रिक्शाज, बुलक कार्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग द पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू